हेलो स्टूडेंट्स, लर्निंग चैनल एजुकेशन एंड एग्जाम्स पर आपका स्वागत है। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2019-20 का क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन लेकर के मैं फिर आपके सामने आया हूं और इसमें हम पढ़ेंगे मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी एनटीएससी का फर्स्ट क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। इस पेपर सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट मैंने इस चैनल पर अपलोड किया है, जहां पर हमने क्वेश्चन पेपर के फर्स्ट से और 48 तक के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किया था। आज हम आगे के प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है स्टूडेंट्स, तो आप उसको भी देख सकते हैं और इसके बाद अपने आगे के प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। आज हम 49 से शुरू करेंगे। तो 49 क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स, ये ब्लड रेशो से संबंधित है। प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके पास इस तरह से एक चार्ट आएगा और इस चार्ट में आपको दिखा रखा है टी का संबंध बी से बताना है। तो इस प्रकार से जो चार्ट बना हुआ है, इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो हम देख रहे हैं कि टी की डॉटर है डब्ल्यू और डब्ल्यू का सन इन लॉ है बी। तो टी और बी के बीच जो रिलेशन होगा वो होगा डॉटर्स सन इन लॉ या सन इन लॉ ऑफ डॉटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। 50वां प्रश्न भी इसी तरह का है। इसमें कृष्णा, तो प्रश्न में है कृष्णा राजू की पत्नी है, गोपाल और पल्लव भाई हैं और राजू भी पल्लव का भाई है। तो पल्लव कृष्णा का क्या है? तो इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। कृष्णा राजू की वाइफ है और गोपाल और पल्लव राजू के भाई हैं। तो कृष्णा का ब्रदर इन लॉ हो जाएगा पल्लव, यानी उसका देवर, और ये सही जवाब हो जाएगा सी। 51वां प्रश्न स्टूडेंट्स घड़ी की सुइयों से संबंधित है और प्रश्न है कि एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट तेज जाती है। यदि उसे दिन के 12 बजे सही किया जाता है तो सुबह 4 बजे वह कितना समय दर्शाएगी? तो आप जानते हैं एक दिन में होते हैं 24 घंटे और 24 घंटे में घड़ी हो जाती है 15 मिनट फास्ट। तो अगर दिन के 12 बजे से और सुबह के 4 बजे तक का समय देखें तो होते हैं टोटल 16 घंटे। तो 24 घंटे में घड़ी की सुई 15 मिनट फास्ट होती है तो 16 घंटे में होगी 10 मिनट फास्ट। यानी कि अगर घड़ी में 4 बजे टाइम देखा जाए तो 10 मिनट फास्ट होगी, यानी घड़ी में टाइम दिखाएगी 4:10। ठीक है स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 52वां है घड़ी की घंटे और मिनट की सुई के बीच का एंगल बताना है। तो इस तरह के प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर के भी आऊंगा। अभी आप इसे देखेंगे कि एक घड़ी की सुई है और 8:30 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में कुछ इस तरह का एंगल बनता है। तो स्टूडेंट्स, अगर घड़ी की सुई ठीक 8 पर होती और मिनट की सुई 6 पे होती, तो अगर हमें मानते कि 8:30 बजे का एंगल बन रहा है तो 8:30 बजे दोनों घड़ियों की सुइयों में होता 60 अंश का कोण। 60 अंश का कोण इसलिए होता क्योंकि मिनट की सुई पूरा चक्कर लगाने में 360 अंश का कोण बनाती है और 1 घंटे में 360 अंश का कोण बना देती है। तो अगर यहां देखेंगे तो 6 से 8 तक जाने पर बनते हैं 10 मिनट। तो जब 1 घंटे में 360 अंश का कोण बनता है तो 10 मिनट में 60 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, तो 10 मिनट में 60 अंश का कोण बनता, लेकिन घड़ी की सुई, घंटे की सुई ठीक 8 पर होती है कब? जब ठीक 8 बज रहे होते हैं, यानी कि मिनट की सुई जब 12 पर होती। अब मिनट की सुई को आधा घंटा लगा यहां आने में, 6 पर आने में, तो इतनी देर में घंटे की सुई भी आगे बढ़ गई होगी। तो घंटे की सुई कितने आगे बढ़ती है? तो 8 बजे थी घंटे की सुई ठीक 8 पर और 8:30 बजे वो कितना आगे बढ़ गई होगी? क्योंकि मिनट की सुई ने 30 मिनट का समय ले लिया है तो घंटे की सुई ने 15 डिग्री का कोण बनाया होगा। तो इस प्रकार टोटल एंगल हो जाएगा 60 + 15 यानी 75। तो स्टूडेंट्स, क्लॉक और क्लॉक हैंड से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊंगा, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। प्रश्न नंबर 53 है यदि 1 जनवरी को शनिवार का दिन है तो अधिवर्ष यानी लीप ईयर में फरवरी माह का अंतिम दिन कौन सा होगा? स्टूडेंट्स, इसको इस तरह से समझना चाहिए आपको कि अगर 1 जनवरी को शनिवार है तो फिर कैलेंडर में 7 जोड़ते हुए जाएंगे तो फिर वही दिन आएगा, यानी कि 1 में 7 जोड़ेंगे तो 8, फिर 15, फिर 22 और फिर 29। तो जो दिन 1 जनवरी को है या 1 तारीख को है महीने की, वही दिन 8, 15, 22 और 29 तारीख को भी आएगा। और 30 को संडे होगा, 31 को मंडे होगा, यानी फरवरी की 1 तारीख को होगा ट्यूसडे।
और फिर अब आगे बढ़ेंगे तो 8 को भी ट्यूसडे होगा, 15 को भी ट्यूसडे होगा, 22 फरवरी को भी ट्यूसडे होगा और 29 फरवरी को भी ट्यूसडे होगा। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ट्यूसडे या मंगलवार। इसको इस तरह से समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि 1 जनवरी से 29 फरवरी के बीच में अगर दोनों डेट्स को मिलाते हुए हम टोटल दिनों की संख्या जोड़े तो ये हो जाएगा 60। यहाँ पर 59 आ रखा है, गलत है, 60 होना चाहिए था। तो 60 को अगर आप डिवाइड करते हैं 7 से तो रिमाइंडर आता है 4। और इस रिमाइंडर को गिनने के लिए अगर रिमाइंडर 1 आता तो फिर से वही दिन आता जो पहले दिन थे, यानी जनवरी को। अगर 1 रिमाइंडर आता तो जनवरी को शनिवार था 1 जनवरी को, और 1 शेष आता तो शनिवार ही आना था। 2 शेष आने पर 1 दिन आगे बढ़ जाएंगे यानी संडे, 3 शेष आने पर 2 दिन आगे बढ़ जाते यानी कि मंडे, और 4 शेष आने पर सैटरडे से गिनना शुरू करेंगे तो सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे। तो चौथे दिन पर ट्यूसडे आ रहा है तो यहां से भी आप हिसाब लगा सकते हैं कि 29 फरवरी को मंगलवार होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। 54वां प्रश्न है, सन 1990 के पश्चात वह कौन सा वर्ष होगा जिसका कैलेंडर सन 1990 के कैलेंडर के समान होगा। तो स्टूडेंट्स इसके लिए फिर आप देखेंगे क्योंकि 365 दिन होते हैं एक ऑर्डिनरी साल में, और अगर हम उनको हफ्तों की में देखें तो 365 में 7 का भाग पूरा जाता है और 1 शेष बचता है। 1 शेष बचने का मतलब यह है कि अगर 1 जनवरी को सैटरडे संडे था तो अगले साल की 1 जनवरी को 1 दिन आगे बढ़ जाएगा यानी मंडे होगा। ठीक है, तो फिर से वही कैलेंडर अगर हमें लाना है तो कम से कम हमें 7 साल आगे बढ़ने पड़ेंगे, और अगर इस बीच में 1 लीप ईयर भी आएगा तो हमें मान सकते हैं कि हमें 6 साल आगे बढ़ना पड़ेगा। तो 90 से अगर हम शुरू करते हैं तो 1 जनवरी 90 को संडे था तो 91 को मंडे हो जाएगा, 92 में ट्यूसडे हो जाएगा, लेकिन 93 में वेडनेसडे नहीं होगा बल्कि होगा थर्सडे। क्यों? क्योंकि 92 लीप ईयर होता है तो यहां पर 2 दिन बढ़ जाएंगे। फिर 94 में फ्राइडे होगा, 95 में सैटरडे होगा और फिर से 1 जनवरी 96 को संडे आएगा। तो अगर हमने 1 जनवरी 90 को संडे माना था तो अगला संडे 1 जनवरी को आएगा 96 में। तो एक आइडिया आप यहां से लगा सकते हैं कि जो कैलेंडर 90 में था जनवरी के महीने का वही कैलेंडर 96 में भी होगा जनवरी के महीने का, और वही कैलेंडर 96 में भी होगा फरवरी के महीने का जो 90 में था। लेकिन अब यहां पर ये देखेंगे कि 90 तो ऑर्डिनरी ईयर है और 96 लीप ईयर है, तो मार्च का कैलेंडर यहां से बदल जाएगा। तो इस प्रकार से हम पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि 96 का कैलेंडर वही है जो 90 का कैलेंडर होता है। तो फिर अब हमें आगे इस तरह से आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 96 में लीप ईयर है तो 97 में मंडे नहीं आएगा बल्कि ट्यूसडे आएगा। ठीक है, फिर उसी प्रकार से वेडनेसडे आएगा 98 में, और इसी प्रकार से थर्सडे आएगा 99 में, फिर इसी प्रकार से फ्राइडे आएगा 2000 में, और 2000 में फिर लीप ईयर होता है तो सैटरडे नहीं आएगा, संडे आएगा 2001 में। ठीक है, तो 2001 सही आंसर आना चाहिए था, लेकिन ये विकल्प में कहीं नहीं दिया गया है। तो 96 पर आपने टिक कर दिया है तो इसको सही माना जाएगा। और SCERT ने अगर जब अपने आंसर की इसके लिए अवेलेबल करवाई थी तो वहां पर यह बताया गया था कि इस प्रश्न का जो जवाब है वो विकल्प में नहीं दिया गया है, इसलिए सारे स्टूडेंट्स को 1 नंबर बोनस में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 55 स्टूडेंट्स, यदि किसी माह का चौथा शनिवार 22वां दिन था तब उस माह का 13वां दिन कौन सा रहा होगा। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने बताया था आपको कि फर्स्ट डे 8वां दिन, 15वां दिन, 22वां दिन और 29वां दिन एक ही बार इसमें होता है, और ये है सैटरडे। तो अगर 22वां दिन सैटरडे है तो 15 दिन में सैटरडे होगा, और अगर 15वां दिन सैटरडे है तो 13वां दिन 2 दिन पहले यानी कि होगा थर्सडे। तो यहां पर सही जवाब आ जाएगा आपका थर्सडे। प्रश्न नंबर 56 और 57 मिरर इमेज से संबंधित है। तो अगर आप मिरर के सामने किसी इमेज को रखते हैं तो वो मिरर में कैसे दिखाई देगी, तो इसको आपने विजुलाइज करना है। तो स्टूडेंट्स यहां पर सही जवाब आ जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। सेम प्रश्न आकृति में सेम वही है, और इसके सामने अब मिरर इधर राइट साइड में रखा हुआ है। तो अगर आप मिरर में इस ऑब्जेक्ट की इमेज देखें तो कुछ इस तरह से बनेगी, इसका ऑप्शन भी हो जाएगा बी। 58वां क्वेश्चन एक वाटर इमेज का है, तो वाटर इमेज हमेशा यहां बनेगी नीचे। तो सपोज अगर आप यहां पे एक मिरर रख दें या यहां पे वाटर रख दें तो उसकी इमेज कैसे बनेगी, तो आप उसको विजुलाइज करेंगे तो आ जाएगा ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 59 है स्टूडेंट्स, यदि P का अर्थ मल्टीप्लाई है, Z का अर्थ है प्लस, G का अर्थ है माइनस और V का अर्थ है डिवाइड, तो 6Z 6P 6V और 6 का मान क्या होगा? तो इसको लिखेंगे और उनको साइन में कन्वर्ट कर देंगे। Z का मतलब प्लस, P का मतलब मल्टीप्लाई और V का मतलब है डिवाइड। अब इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर देंगे तो सबसे पहले डिवाइड होता है, तो 6 को 6 से डिवाइड करेंगे आया तो 1, और अब 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 जा 6 होता है, और लास्ट में दोनों 6 को जोड़ देंगे तो आंसर आएगा 12, और सही ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 60 स्टूडेंट्स, यदि चिन्हों मल्टीप्लाई और डिवाइड को चेंज कर दिया जाए और दो संख्याएं 2 और 4 को चेंज कर दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा? तो यहां पर हम एक ही करके समीकरण पकड़ेंगे और जहां पर 4 है वहां लिख देंगे 2, जहां पर 2 है वहां लिख देंगे 4, जहां पर गुणा का साइन है वहां पर भाग लिख देंगे, जहां पर भाग का साइन है वहां पर गुणा लिख देंगे। तो इस प्रकार से सबको सॉल्व करते जाएंगे तो जो इक्वेशन सही बैठ जाएगी वही हमारा आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स इसके लिए कुछ आइडियाज होते हैं। हम डी वाली को चल रहे हैं, यानी हम नीचे से अगर पकड़ते हैं तो 5 × 5 + 4 - 8 डिवाइडेड 2 है, तो यहां पर मल्टीप्लाई की जगह कर दिया डिवाइड और डिवाइड की जगह कर दिया मल्टीप्लाई, और 4 की जगह कर दिया 2 और 2 की जगह कर दिया 4। और अब इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, सबसे पहले डिवाइड होता है, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, फिर +2 और -8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -32। तो 2 + 1 प्लस तो 3 का हो गया और -32 का है, तो जो आंसर बचेगा होगा -29, और ये सही जवाब है क्योंकि राइट हैंड साइड में -29 आ रहा है, तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है स्टूडेंट्स, यदि m + n का तात्पर्य है m पुत्री है n की, m + n का तात्पर्य ये m × n है, m × n का तात्पर्य m पुत्री है n की। इसी प्रकार m + n का तात्पर्य है m पिता है n का, m डिवाइडेड n का तात्पर्य दे रखा है m माता है n की, तथा m - n का तात्पर्य है m भाई है n का। तो यहां पर एक सीक्वेंस दे रखी है, इसके आधार पर हमने बताना है p और k के बीच में क्या संबंध है। तो स्टूडेंट्स इसको इस तरह से लिखेंगे, ये हमारे पास सीक्वेंस दे रखी है और डिवाइड का मतलब होता है, दे रखा है कि p इज द मदर ऑफ q, और q + r का मतलब है q इज फादर ऑफ r, r - t का मतलब है r इज ब्रदर ऑफ t, और t × k का मतलब है t इज डॉटर ऑफ k। तो यहां से आप p और k के बीच में रिलेशन निकालेंगे। देखो p मदर है q की और q फादर है r का, यानी कि r की दादी हो गई p, और r ब्रदर है t का, तो r अगर t का ब्रदर है तो t r का या तो ब्रदर होगा या सिस्टर होगी, ठीक है। यानी t और p में भी वही रिलेशन है कि t की दादी है p, और t डॉटर है k की, यानी r और t की मां है k और q की पत्नी है k, तो p और k में रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि q की पत्नी है k और q की मदर है p, तो k और p के रिलेशन हो जाएगा सास का, यानी p जो है k की सास है, और सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 62 है स्टूडेंट्स, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:3 है। 4 वर्ष पूर्व ए की आयु तथा 4 वर्ष बाद बी की आयु का अनुपात 1:1 है। 4 वर्ष के बाद ए की आयु तथा 4 वर्ष बाद बी की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये सिंपल लीनियर इक्वेशन से संबंधित सवाल है, तो इसको आप दो इक्वेशन बनाकर सॉल्व कर सकते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है, तो हम कह सकते हैं कि यदि x/y बराबर है 5/3, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x बराबर हो जाएगा 5/, पहली इक्वेशन। दूसरा है कि x की आयु 4 वर्ष से पहले यानी x - 4 और y की आयु 4 वर्ष बाद यानी y + 4 का रेशियो 1/n। तो यहां से इक्वेशन बन गई x - 4 = y + 4, या यहां से अगर हम x को y के पदों में लिखेंगे तो x = हो जाएगा y + 8 - 4 को ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और अब y + x की जगह y + 8 हम इक्वेशन इसमें रख देते हैं 3x + 5y में, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 5y, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 5y + 4 = y + 8, तो y हो जाएगा यहां से 12, और अगर y 12 हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 20। आपको y और x की वैल्यू नहीं निकालनी, बल्कि आपको निकालना 4 वर्ष बाद उनकी आयु का रेशियो। तो
4 वर्ष पहले y की आयु रही होगी 8 साल, और x की आयु को निकालना 4 वर्ष बाद के, तो 4 वर्ष बाद x की आयु हो जाएगी 24, तो 24 का रेशियो 8 से हो जाएगा 3:1, और सही जवाब है सी। सिमिलरली सवाल है 63 वाला, मनी की आयु 47 वर्ष है और जॉन की आयु 13 वर्ष है। कितने वर्ष पश्चात मनी की आयु जॉन की आयु की दुगनी हो जाएगी? तो अभी करंट एज दे रखी है 47 और 13, तो सपोज x वर्ष बाद उनकी आयु दुगनी हो जाएगी, तो इक्वेशन हो जाएगी 47 में x जोड़ देंगे 47 प्लस x, और 13 में x जोड़ देंगे 13 प्लस x, और 47 प्लस x 30 प्लस x का दुगना है, यानी 47x इक्वल हो जाएगा 26 प्लस 2x, और यहां से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो x इक्वल हो जाएगा 21, यानी 21 के साल के बाद मनी की आयु जॉन की आयु की दुगनी हो जाएगी, तो सही जवाब हो जाएगा बी। राइट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 64। 5 वर्ष पूर्व रोहन व मोहित की आयु का योग 40 वर्ष था। अब रोहन की आयु और मोहित की आयु का अनुपात 4:1 है। अब रोहन की आयु कितनी है? तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि मैथमेटिक्स में आपने जो लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़ा है उससे बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, तो वहां पर भी आप उसको समझ सकते हैं। ये आयु है x बराबर 10 वर्ष हो गया मोहित की आयु, और रोहन की आयु मोहित की आयु के 4 गुनी है, तो मोहित की आयु हो जाएगी 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 वर्ष, और सही जवाब हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 65 है, 3 वर्ष पूर्व एक 5 सदस्यीय परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। नए बच्चे के जन्म के पश्चात अब भी परिवार के सदस्यों की औसत आयु समान है। नए बच्चे की आयु कितनी है? तो स्टूडेंट्स यहां पर आप समझेंगे 5 मेंबर्स थे और उनकी एवरेज एज थी 17 3 साल पहले, तो 3 साल के बाद उनकी एवरेज जो आती 17 में 3 जोड़ते यानी 20 हो जाती। तो 5 ही मेंबर रहते तो उनकी आयु का टोटल हो जाता 20 × 5 = 100। लेकिन अब 6 सदस्य हो गए हैं और आय का एवरेज अभी भी 17 ही है, यानी कि अगर आप उनकी आय का टोटल देखें तो 17 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 102। तो 5 सदस्यों की आयु का एवरेज होता 100 और 6 सदस्यों की आयु का टोटल हो गया 102, यानी जो 6वां सदस्य है उसकी आयु होगी 2 साल, और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। 66वां प्रश्न बहुत आसान है। यदि PALM पाम शब्द को एक नया अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए व्यवस्थित किया जाए तो एक नया शब्द बनेगा लैम्प, और आपसे कहा गया है कि इस शब्द में बाएं से तीसरा अक्षर कौन सा है? तो बाएं से तीसरा अक्षर हो यह है M, और सही जवाब है इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 67 है, नीचे दिए गए नंबरों के सेट का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। नंबर दिए हुए हैं और प्रत्येक संख्या सेट के सभी 3 अक्षरों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो निम्न में से किस संख्या के अंकों को सबसे छोटी संख्या बनेगी? तो सबसे छोटी संख्या वो बनेगी जिसका सैकड़े का अंक सबसे छोटा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यानी कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है तो सबसे छोटी संख्या है, इन सारे अंकों में सबसे छोटा अंक है 1। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले 1 आएगा, यानी 145 जो संख्या बनेगी ये सबसे छोटी बनेगी, तो सही जवाब हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 68 है स्टूडेंट्स। इस तरह के प्रश्न बहुत इजी होते हैं, आप इनको थोड़ा सा ऑब्जर्व करके और सही हल कर सकते हैं। प्रश्न है स्टूडेंट्स इसमें कि नीचे दी गई श्रृंखला में कितनी सम संख्या हैं जिनके ठीक पहले 6 व ठीक बाद में 3। तो आप अगर गौर करेंगे तो कितने 6 ऐसे हैं, तो यहां देखेंगे कितनी सम संख्या है। सम संख्या है जिनके पहले 6 है और बाद में 3 है। देखो 8 है यहां पे, एक पहले 6 है इसके और बाद में 3 है। फिर उसी प्रकार से 6 और 3 यहां पर भी, लेकिन ये 7 है, ये विषम संख्या तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। फिर अब देखिए 4, इसके पहले 6 है और बाद में 3 है, तो दूसरी संख्या ये हो गई। और इस प्रकार से तीसरी संख्या अगर आप देखेंगे तो फिर से 6 है, क्योंकि इसके पहले भी 6 है और लास्ट में 3 है, तो ऐसी कुल 3 संख्या है, और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 69 है, निम्नलिखित संख्या श्रेणी में ऐसे कितने 7 हैं जिनके ठीक पहले के 2 अंकों को जोड़ें, जोड़ों का गुणनफल 7 से ठीक बाद के अंकों के जोड़ के गुणनफल से अधिक है। तो यहां पर संख्या दे रखी है, कितने 7 ऐसे हैं कि जिनके पहले के 2 अंकों को गुणा करें और लास्ट के 2 को गुणा करें तो पहले वाला गुणा बड़ा हो, दूसरा वाला गुणा छोटा हो। तो देखो पहला 7, देखो 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, 4 बड़ा होता 3 से, तो पहला 7 ये हो गया। दूसरा 7 देखेंगे, 4 है 32 और 6 पंजे 30, तो यहां पर भी 32 बड़ा है। तीसरे 7 में देखेंगे तो 3 पंजे 15
और 6 चौको 24, तो यहाँ पीछे वाली संख्या बड़ी होगी तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। चौथे 7 में देखेंगे 9 पंजे 45 और 8 छक्के 48, यहाँ भी पीछे वाला बड़ा होगा तो उसको भी काउंट नहीं करेंगे। अगले 7 में देखेंगे 9 3 जा 27 और 6 4 जा 24, तो अब 27 यानी पहला वाला बड़ा है तो हम इसको काउंट कर लेंगे। तो इस प्रकार से कुल कितने 7 हो रहे हैं यहाँ पर 3, और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। 17वां प्रश्न मौखिक है। श्री एस को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 15 फरवरी के बाद किंतु 18 फरवरी से पहले आता है, यानी कि उसके भाई का जन्मदिन के जो 2 दिन है 16 या 17 फरवरी हो सकता है। जबकि उसकी बहन को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 16 फरवरी के बाद किंतु 19 फरवरी से पहले आता है, तो बहन के हिसाब से उसके भाई का जन्मदिन आएगा 16 फरवरी के बाद यानी 17 फरवरी और 18 फरवरी को। तो दोनों में कॉमन टर्म आ रही है 17 फरवरी, तो इसका मतलब उसका जन्मदिन होगा 17 फरवरी को। प्रश्न नंबर 31 से 5 छात्रों को उनकी बुद्धिमत्ता स्तर जांचने के मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया गया। रिपोर्ट में मनोवैज्ञानिक ने पाया कि ए बी से कम बुद्धिमान है। ध्यान रहे, इसको यहां पर हम इस तरह से समझते हैं, ए बी से कम बुद्धिमान है यानी बी ए से ज्यादा बुद्धिमान है, तो हम इस तरह से बना देंगे। फिर लिखा है सी डी से कम बुद्धिमान है, सी बी से डी से कम बुद्धिमान है, तो सी डी से कम बुद्धिमान है यानी डी सी से बड़ा ज्यादा बुद्धिमान है, डी सी से ज्यादा बुद्धिमान है, यहां पर लिख दिया। बी सी से कम बुद्धिमान है यानी सी बी से बड़ा है तो डी सी बड़ा होगा। और ए ई से अधिक बुद्धिमान है, अब ए ई से अधिक बुद्धिमान है, लेकिन सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है, तो अगर हम देखेंगे तो ए ई से भी बड़ा है, बी ए से अधिक बुद्धिमान है, सी बी से अधिक बुद्धिमान है और डी सी से अधिक बुद्धिमान है, तो सबसे अधिक बुद्धिमान होगा डी और ऑप्शन हो जाएगा सी। राइट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 72। ध्यान से पढ़ेंगे प्रश्न को और इनको क्रम से लगाएंगे तो आप आराम से सवाल को हल कर लेंगे। क्या दिया गया है, ओलंपिक खेलों में 6 देशों के ध्वज खंबे पर निम्न तरीके से फहराए गए हैं, और इसके लिए भी आप इस चित्र से बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा है, अमेरिका का ध्वज भारतीय तिरंगे के बाईं ओर तथा फ्रांस के ध्वज के दाईं ओर है। तो अमेरिका का जो है ये इंडिया का है, उसके बाईं तरफ है, और फ्रांस के दाईं तरफ, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का ध्वज भारतीय ध्वज के दाईं ओर, लेकिन जापान के ध्वज के बाईं ओर है, तो आप इस तरह से दिखा देंगे, ऑस्ट्रेलिया के दाईं ओर इंडिया, बाईं ओर इंडिया और दाईं ओर जापान। और जो चीन के ध्वज के बाईं ओर स्थित है, जापान का ध्वज जो है वो चीन के ध्वज के बाईं ओर स्थित है, तो आपने चाइना यहां दिखा दिया। तो आपको बताना है कि बीच में किन 2 देशों के झंडे हैं, तो यहां से इस पैटर्न से आप समझ जाएंगे कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया 2 देश हैं जिनके ध्वज बीच में है, और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन। अब स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 73 से प्रश्न नंबर 77 है, इसमें एक सीटिंग अरेंजमेंट दिखा रखा है और आप इस सवाल को आराम से हल कर सकते हैं। और इसमें 73 से लेकर 77 प्रश्न यानी 5 प्रश्न है, आप इनको आराम से हल कर सकते हैं। दिया गया है कि 5 मित्र हैं पी क्यू आर एस और टी, और जिनको कि दिल्ली से 5 विभिन्न शहरों के तरफ जाना है, और परिवहन के जो माध्यम है वो 3 है, ट्रेन, हवाई जहाज और कार। और तीनों प्रकार के परिवहन माध्यम में से 2 प्रकार के परिवहन का प्रयोग अधिक से अधिक 2 व्यक्ति कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ प्रश्न हैं, उनको समझना है हमें। तो इस तरह से लिखा, देखो स्टूडेंट्स, पी क्यू आर एस और टी 5 फ्रेंड है, परिवहन के माध्यम है ट्रेन, एरोप्लेन और कार, और जगह है सी यानी चंडीगढ़, आर रायपुर, डी देहरादून, बी बेंगलोर और जे जयपुर। अब कंडीशन क्या दे रखी है आपको, हवाई जहाज का प्रयोग सिर्फ वही व्यक्ति करता है जो बेंगलुरु जाता है, तो यहां पर आपने दिखा दिया एरोप्लेन का आंसर बी से। फिर आगे है टी जयपुर कार से जाता है, तो टी यहां है, ये जाता है कार से जयपुर, तो इसलिए टी का भी हमने दिखा दिया। और पी चंडीगढ़ ट्रेन से जाता है, तो पी यहां है और ट्रेन से जाता है कहां, चंडीगढ़, इसको भी हमने दिखा दिया। आगे है वह जो ट्रेन से यात्रा करता है देहरादून नहीं जाता, तो एक व्यक्ति जो ट्रेन से यात्रा करता है वो देहरादून नहीं जाता है, ठीक है। जबकि आर कार से यात्रा करता है और आर जो है कार से यात्रा करता है। तो स्टूडेंट्स हमें कुछ प्रश्नों के जवाब देने हैं, लेकिन उसको हम समझ लेते हैं। पी का तो क्लियर हो गया कि ये ट्रेन से जाएगा, चंडीगढ़ जाएगा। क्यों ट्रेन से जाएगा, यानी ट्रेन से जाने वाले 2 व्यक्ति हो गए, ठीक है। आर कार से जाता है और टी भी कार से जाता है, तो केवल परिवहन माध्यम से संपर्क रह गया एक एस का। और आपको पता है कि एक व्यक्ति जो बेंगलुरु जा रहा है वो एरोप्लेन से जाता है, तो सीधे सीधे हो जाएगा कि एस जो है वो एरोप्लेन से जा रहा है, ठीक। एक चीज क्लियर हो गई, एस एरोप्लेन से जा रहा है। इसके अलावा अब आपको दिखाना है
कि रायपुर कौन जाएगा और देहरादून कौन जाएगा, क्योंकि यहां तो क्लियर हो गया, एस बेंगलुरु जा रहा है, टी जयपुर जा रहा है, क्यू चंडीगढ़ जा रहा है, आर और डी का पता नहीं है। अब यहां पर आपको पता है कि जो व्यक्ति, यहां पर देखो ये लिखा है क्यू ट्रेन से यात्रा करता है और ट्रेन से जाने वाला व्यक्ति देहरादून नहीं जाता, तो क्यू ट्रेन से यात्रा करता है, ये देहरादून नहीं जाएगा, इसका मतलब ये कहां जाएगा, रायपुर, और इसका अब लास्ट बच जाएगा आर, ये जाएगा देहरादून, ठीक है, और ये कार से जाएगा देहरादून। तो इस प्रकार से एक फिगर बन गया। अब इस फिगर के आधार पर आप पांचों सवालों के जवाब दे सकते हैं। निम्नलिखित संयोजन में कौन सा क्यू के लिए सत्य है, तो क्यू के लिए सत्य क्या है, क्यू ट्रेन से जाता है और रायपुर जाता है, तो ट्रेन और रायपुर यानी ऑप्शन सी सही जवाब। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित व्यक्ति और परिवहन माध्यम का कौन सा संयोजन सत्य है, तो इसके लिए फिर से हमें वही फिगर लाना पड़ेगा, और ये फिगर है टी ट्रेन से जाता है, तो टी ट्रेन से जाता है, ये गलत है, टी कार से जाता है, पी कार से जाता है, टी कार से जाता है, ये भी गलत है, क्यू कार से जाता है, ये भी गलत है, तो सीधा जवाब हो जाएगा एस हवाई जहाज से जाता है, यानी ऑप्शन डी सही। 75वां प्रश्न है, देहरादून जाने वाला व्यक्ति किस माध्यम से गया, तो देहरादून जाने वाला व्यक्ति स्टूडेंट्स देखेंगे किस माध्यम से गया, कार से, तो सही जवाब हो जाएगा डी। 76वां प्रश्न है, निम्न में से देहरादून की यात्रा किसने की, तो देहरादून की यात्रा किसने की, जो कार से गया, और वो था आर, तो सही जवाब हो जाएगा आर। 77वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्थान और परिवहन माध्यम का कौन सा संयोजन सही नहीं है, देखो चंडीगढ़ जाता है ट्रेन से, सही जवाब है, जयपुर जाता है कार से, ये भी सही जवाब है, रायपुर जाता है कार से, ये गलत जवाब है क्योंकि रायपुर के लिए ट्रेन दिखा रहा है, और बेंगलुरु जाता है हवाई जहाज से, ये सही जवाब है, तो ऑप्शन सी ये सही ऑप्शन नहीं है, और यही आपका आंसर है। तो अब 78वां प्रश्न है, कक्षा परीक्षा में रमा का ऊपर से 16वां और नीचे से 15वां स्थान है, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो अगर आप देखेंगे कक्षा परीक्षा में रमा का ऊपर से 16वां स्थान है, यानी उससे पहले 15 बच्चे हैं, और नीचे से 15वां स्थान है, यानी उसके पीछे 14 बच्चे हैं, तो 15 और 14 29, और एक वो खुद हो गई, तो कक्षा में कुल कितने बच्चे होंगे 30। और इसको हल करने का स्टूडेंट्स एक तरीका ये भी है कि दोनों क्रमांकों को जोड़ दें और उसमें से एक घटा दें, तो 16 और 15 होता है 31, एक घटाएंगे तो आ जाएगा 30। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है, एक कक्षा में संजय का क्रम ऊपर से 5वां और प्रकाश का क्रम नीचे से 9वां है, यदि दोनों का क्रम आपस में बदल दिए जाए तो प्रकाश का क्रम नीचे से 27वां हो जाता है, बताइए कि इस क्रम में इस कक्षा में कितने विद्यार्थी। तो ये सवाल भी ठीक इसी तरह से, अगर उसका ऊपर से 5वां है यानी उससे पहले 4 बच्चे और बैठे हैं, और प्रकाश का क्रम नीचे से 9वां है यानी प्रकाश से नीचे 8 बच्चे और बैठे हैं। अब क्या है कि प्रकाश आ जाता है संजय की जगह पर, और प्रकाश का स्थान हो जाता है 27वां, तो 27 नीचे से अगर हम गिरेंगे तो 27वां नंबर प्रकाश का है, और उसके बाद 4 बच्चे और हैं, तो इसका मतलब टोटल बच्चों की संख्या हो जाएगी 31। ठीक है स्टूडेंट्स, अब प्रश्न नंबर 80 से 86 यानी 6 प्रश्न संख्या के पैटर्न पर हैं, और ये बड़े आसान प्रश्न होते हैं, इनको समझना बड़ा इंटरेस्टिंग होता है स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं। पहले पैटर्न में दे रखा 13 19 4, दूसरे में दे रखा 71 9 10, और तीसरे में दे रखा 128 32 और क्वेश्चन मार्क है, यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा संख्या आएगी ये हमें लिखना है। तो स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 13 19 4 यहां पर एक पैटर्न है, तो 13 और 19 को जोड़ के आता है 32, और 32 को अगर आप 8 से डिवाइड करते हैं तो आपको मिलता है 4। ठीक है, अब वही चीज यहां पे अप्लाई करनी है। 71 में 9 जोड़ के होता है 80, और 80 को अगर आप 8 से डिवाइड करते हैं तो ये होता है 10। तो सेम कंडीशन यहां लागू होगी। 128 को 32 से जोड़ेंगे तो 128 में 32 जोड़ेंगे तो आएगा 160, और 160 को अगर आप 8 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 20। तो सही इस तरह से हम दिखा देंगे इसको, और सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला पैटर्न है स्टूडेंट्स 81 में, देखो यहां पर एक वर्ग दे रखा है और यहां पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इसको फुलफिल करना है। तो पहले वाले में दिखेंगे यह है 6 8 और 3, और यहां 51। तो सिंपल सा है, 6 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 6 8 जा 48, और 3 जोड़ देंगे तो 51 आएगा। 15 को 4 से गुणा कर दो 60, और 5 जोड़ देंगे तो 65 आएगा। तो इसी प्रकार यहां 20 को 5 से गुणा कर लो,
100 और फिर 20 जोड़ देंगे तो सही आंसर होगा 120। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 82 है। ये 2 है, यहां 7 है, यहां 7 है और यहां 40 है। उसी प्रकार यहां 8, यहां 5, यहां 3 और यहां 14। उसी प्रकार से यहां है 7, यहां है 9, यहां है 6 और ये क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमें संख्या लिखनी है। तो इसके लिए अब आप थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो ये 40 है और ये 7 है और 7 और 2 9 है। तो 7 का वर्ग करते हैं अगर 49 और 7 और 2 9 घटा देते हैं तो आ जाएगा 40। इसी प्रकार यहाँ 5 का वर्ग करते हैं 25 और 8 और 3 11 घटा देते हैं 25 में से तो आएगा 14। तो सिमिलरली यहाँ 9 है तो 9 का वर्ग होता है 81 और 7 और 6 13 घटा देंगे उसमें से तो 81 में से 13 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 68। तो सही जवाब हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 83 स्टूडेंट्स, देखो इस तरह से दो गोले बना रखे हैं। एक तरफ है 25, दोनों के बीच में 57 और फिर इधर है 49। उसी प्रकार यहाँ 81 है, बीच में 92 है, फिर 4 है। उसी प्रकार यहाँ 121 है और बीच वाली संख्या हमको बतानी है और इधर किनारे 36 है। तो इसको अगर आप गौर से देखें तो जो बीच की दो संख्या है 5 और 7, तो 5 का स्क्वायर इधर है 25 और 7 का स्क्वायर इधर है 49। इसी प्रकार यहाँ 9 का स्क्वायर है 81 और यहाँ 2 का स्क्वायर है 4। तो सिमिलरली यहाँ 121 है जो कि 11 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड वाले नंबर होगा 11 और 36 6 का स्क्वायर है तो राइट साइड वाली टर्म हो जाएगी 6। तो जो सही संख्या आएगी वो आएगी 116 यानी 11 और 6। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। 84 में देखो 0 1 26 और क्वेश्चन मार्क है। तो स्टूडेंट्स यहां पर आप देखेंगे गौर से तो 26 27 में से 1 कम है और 27 क्यूब होता है 3 का। 7 8 में से 1 कम है जो कि क्यूब होता है 2 का। और 0 1 में से 1 कम है और 1 होता है 1 का क्यूब। तो हम इसको देखते हैं 1 के क्यूब में से 1 घटाएंगे, 2 के क्यूब में से 1 घटाया, 3 के क्यूब में से 1 घटाया, तो यहां 4 के क्यूब में से 1 घटाएंगे और 4 का क्यूब होता है 64। तो 64 में से 1 घटा देंगे तो सही जवाब हो जाएगा 63 और ये है ऑप्शन डी में। राइट स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। अब ये नॉन वर्बल होते हैं और इसमें हमें पैटर्न देखना होता है। तो देखेंगे पहली आकृति में एक ऊपर की तरफ एक डॉट बना हुआ है और दूसरी आकृति में वो अगर हम क्लॉकवाइज इसको घुमाएं तो क्लॉकवाइज में 180 अंश घूमता तो ठीक नीचे मुड़ता, लेकिन ये 180 से ज्यादा घूम रखा है। 180 में 45 और जुड़ा हुआ है, ठीक है, 45 डिग्री और घूम रखा है 180 में। तो 180 में अगर हम 45 और जोड़ते हैं तो ये जाएगा 225 डिग्री, ठीक। और फिर से वही एंगल यहां घुमा दिया। अगर ये 180 होता तो इसमें 45 और जुड़ जाता। तो सेम इसी तरह से अगर हम घुमाएंगे इसको तो इसका मुंह पहले इधर है, वेस्ट साइड में है, 180 घुमाएंगे तो ये आ जाएगा ईस्ट में और फिर 45 अंश घुमा देंगे तब ये आ जाएगा यहां साउथ ईस्ट में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 86 है। यहां पर कुछ फिगर्स बने हुए हैं और आपको इन्हीं फिगर के आधार पर सही आंसर ढूंढना है। तो पैटर्न बना हुआ है स्टूडेंट्स, यहां देखेंगे स्क्वायर है उसके अंदर क्रॉस है, यहां सर्कल है उसके अंदर क्रॉस है। तो फिर अब यहां पर इसी पैटर्न के हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन डी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 87 है। ये वेन डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन है। कक्षा में सभी लड़कियां परिश्रमी हैं, कथन दे रखे हैं और इसके निष्कर्ष दे रखे हैं। कक्षा में एक भी लड़का नहीं है, यह कक्षा में लड़के मंदबुद्धि के हैं। तो अब आपको बताना है कि जो कथन है उसके आधार पर निष्कर्ष कहां तक सही है। तो केवल निष्कर्ष एक कथन का अनुसरण करता है तो ये गलत जवाब है। केवल निष्कर्ष दो कथन का अनुसरण करता है ये भी गलत जवाब है। निष्कर्ष एक और दो दोनों कथन का अनुसरण करते हैं ये भी गलत जवाब है। एक्चुअल में जो ये कथन दे रखा है इससे हम दोनों निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा न तो निष्कर्ष एक और न ही निष्कर्ष दो कथन का अनुसरण करते हैं और हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 88 स्टूडेंट्स, सभी अभिनेता लेखक हैं और कुछ लेखक नृत्यकार हैं और सभी कवि लेखक हैं। तो इसके लिए हम यहां पर एक हमने डायग्राम बना रखा है। एक सर्कल दिखा रहा है, सभी अभिनेता, यहां पर लिखा है सभी अभिनेता लेखक हैं, यानी कि जो अभिनेता
है एक्टर्स वाला सर्कल, ये छोटा वाला सर्कल है, ये किसके अंदर आएगा? राइटर के अंदर, क्योंकि सभी एक्टर राइटर भी हैं। और कुछ लेखक नृत्यकार हैं, ठीक है, तो कुछ लेखक नृत्यकार हैं, तो अगर हम दूसरा सर्कल डांसर्स का बनाएंगे तो उसमें कुछ एक्टर यहाँ आ जाएंगे, तो इसका कुछ एक्टर आएंगे तो कुछ राइटर्स भी आ सकते हैं। और सभी कवि लेखक हैं, कवि भी सारे लेखक हैं, पोएट सारे राइटर्स हैं, तो उसके लिए भी एक और सर्कल बनेगा, और दूसरा सर्कल जो डांसर वाला वो इसको क्रॉस करेगा। तो अब हम यहां से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? सभी अभिनेता कवि हैं, ये सही आंसर नहीं हो सकता। कुछ नृत्यकार लेखक हैं, तो कुछ नृत्यकार लेखक हैं, ये सही हो सकता है। और कुछ नृत्यकार अभिनेता हैं, तो कुछ नृत्यकार यानी कुछ डांसर एक्टर्स भी हैं, तो यहां पर भी ये सही आ सकता है। तो हमारे जवाब हो जाएगा कि केवल 2 और 3 अनुसरण करते हैं, और ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 89 है, दी गई श्रृंखला को पूरा करें। एक श्रृंखला दे रखी है, तो इसके लिए फिर से हमें अल्फाबेट लिखने होंगे, और यहां पर लिख दिए। आप देखेंगे यहां पर 2 सीरीज हैं, ZSWOTKQG। तो यहां पर सीरीज पकड़ेंगे, Z के बाद W, एक छोड़ के फिर T, फिर एक छोड़ के Q। तो आप देखेंगे कि Z के बाद अगर हम W लिख रहे हैं तो हमारे 2 का गैप मिल रहा है, फिर W के बाद T लिख रहे हैं तो 2 का गैप मिल रहा है, T के बाद Q लिख रहे हैं तो 2 का गैप मिल रहा है, तो 2 के गैप के बाद अब आएगा N। तो यानी कि G के बाद यहां पर आ जाएगा N, और N A में भी और B में भी है। तो अब दूसरी सीरीज हमको देखनी पड़ेगी, S O और K और G। अब देखेंगे S से अगर हम पीछे जाते हैं तो 1 2, अब 3 का गैप बन रहा है O, फिर 3 का गैप बना के K, और फिर 3 का गैप बना के G। तो अब G के बाद 3 का गैप बनाएंगे तो 1 2 3 आएगा C। तो सही आंसर हो जाएगा NC। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये NC आंसर है, यानी ऑप्शन ए सही है। ठीक, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 90 से 92 तक, निम्न उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जो नीचे दिखाए गए कागज को मोड़ने, पंच करने और खोलने के बाद। अगर आप एक कागज को इस तरह से फोल्ड करते हैं और उसको यहां पर पंच करते हैं, 3 इस तरह से पंचिंग करते हैं, और जब पेपर को खोलेंगे तो किस तरह का फिगर आपको दिखाई देगा? तो स्टूडेंट्स इसके लिए देखेंगे कि आप चारों कोनों पर ऐसी साइन बना लो। ठीक है, तो देखेंगे कि 1 2 3 4 पहले ट्रायंगल है, कोनों पे ऊपर ओवल्स हैं, और यहां बिल्कुल कोनों में यहां फिर ट्रायंगल है, तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा। उसी प्रकार 91 है, तो 91 के लिए सही जवाब होगा बी, और 92 के लिए सही जवाब होगा स्टूडेंट्स बी। 92 के लिए देखेंगे आप, तो यहां कोने पे एक छोटा ओवल बना हुआ है, जब उसको खोलेंगे तो 4 गुण आएंगे कोने पे, और यहां गैप बन के यहां बड़े ओवल बनेंगे, तो ये बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, नीचे दी गई आकृति में कितने आयत हैं? इसको ध्यान से समझना चाहिए स्टूडेंट्स। आपको जल्दीबाजी में आप 1 2 3 4 5 6 7 और 8 गिनकर लिख देते हैं, और ये गलत जवाब हो जाता है आपका। देखो, जब भी आप आयत बनाएंगे तो पहले जैसे आपने एक लाइन खींची, एक आयत के बीच में एक लाइन खींची, तो 3 आयत बन गई। एक तो पहले से था और 2 यहां बन गए, 3, फिर एक यहां हो गया 4, और एक ये पूरा यहां से यहां तक मिला देंगे तो ये हो जाएगा 5। इसी प्रकार से जब आप एक और लाइन खींचते तो 3 बन जाएंगे, एक तुमने पहले गिन रहा था, 2 और हो गए 8। इसी प्रकार से गिनते हो जाएंगे तो यहां पर टोटल बन जाएंगे 18 आयत। 94 है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या का पता क्या लगाइए। तो देखो स्टूडेंट्स, यहां पर त्रिभुज हो जाएंगे 1 2, और इसी के साथ एक तीसरा त्रिभुज 3, और फिर यहां पर भी 1 2 3, तो 6 त्रिभुज यहां बन रहे हैं। इसी प्रकार 6 त्रिभुज यहां बनेंगे 12, और 3 त्रिभुज यहां बन रहे हैं 15, और 3 त्रिभुज यहां बन रहे हैं, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी फिर से 18। प्रश्न नंबर 95 है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में छिपी हुई है, पता लगाएं। तो देखो ये आकृति बनी हुई है, अब इसी में कौन सी आकृति छिपी हुई है? देखो, पहली आकृति में इस तरह से इधर राइट हैंड साइड की तरफ कोई नहीं मुड़ा हुआ है इसके ऊपर वाला, तो ये तो हो नहीं सकती। बी हो सकती है, क्यों? क्योंकि बी में अगर आप देखेंगे इस वाली लाइन को पकड़ेंगे, ए यहां, फिर ये ऊपर मुड़ेगी, फिर यहां मुड़ेगी, तो ऑप्शन बी सही हो सकता है। लेकिन ऑप्शन सी भी सही हो सकता है। देखेंगे आप स्टूडेंट्स, यहां से पकड़ेंगे यूं, और ये आकृति ऐसे है, और बीच में एक लाइन आ रखी। तो इस क्वेश्चन के 2 आंसर है, बी और सी। तो दोनों में से किसी को भी आप टिक करेंगे तो सही जवाब हो जाएगा आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं, दी गई आकृति में कितने घन है। तो यहां पर घनों की संख्या गिनेंगे, तो यहां देखेंगे 1 2 3,
यहाँ तो 2 वाले हैं, 3 दूनी 6, और यहाँ 3 वाले हैं, 6 3 9, और 1 ऊपर हो जाएगा 10, तो टोटल घन है इसमें 10। 97वां प्रश्न है, दी गई आकृति में डायस की 2 अलग अलग अवस्थाएं दी गई हैं, अंक 2 के विपरीत कौन सा अंक आएगा? तो अगर आप इसको रोटेट करेंगे स्टूडेंट्स, तो इसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा, आप समझ जाएंगे कि 2 के अपोजिट है यहाँ पे 6। प्रश्न नंबर 98 है, प्रश्न आकृति में विलुप्त अंश को पहचानिए और इसे उत्तर आकृति में चुनिए। तो अगर आप इस पैटर्न को देखेंगे तो यहाँ पर डी सही बैठेगा, क्योंकि डी को अगर हम मिलाएंगे, वाई लाइन इस कोने से यहाँ आएगी और फिर उसके बाद इस स्ट्रेट लाइन आएगी और फिर यहाँ इस कोने में मिलेगी, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। लास्ट के 2 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित प्रश्नों में किस उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति की सबसे अधिक अवयव मौजूद हैं? तो आपको देखना है, प्रश्न आकृति में एक डार्क सर्कल भी है, एक ब्लैंक सर्कल है, एक ट्रायंगल है, एक डॉट है, ठीक है, इस तरह से बहुत सारी चीजें। इन सारी चीजों को अगर आप काउंट करेंगे तो सबसे अधिक हो रहे हैं ऑप्शन ए में, ठीक है। ऑप्शन बी और सी में कुछ ऐसी भी आकृतियां हैं जो ऑप्शन ए में नहीं है, तो उनको आप काउंट नहीं करेंगे। प्रश्न नंबर 100 है, प्रश्न आकृति दे रखी है और इसकी अगर हम काउंट करेंगे तो सही जवाब आएगा सी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से ये प्रश्न पत्र हो गया मेंटल एबिलिटी टेस्ट का एनटीएससी स्टेज 1 का। तो आशा है आप इससे कुछ सीखे होंगे स्टूडेंट्स, और अपने आने वाले वीडियोस में मैं आपको एक एक करके इन सारे समस्याओं को, कैलेंडर से संबंधित समस्याएं, वेन डायग्राम से संबंधित समस्याएं, या फिर क्लॉक और इमेज, मिरर इमेज, बॉर्डर इमेज से संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करवाना सिखाऊंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पर अपलोड किए गए वीडियोस को देखते रहें। मैं जल्द ही मिलूंगा एनटीएससी एग्जामिनेशन तैयारी के अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।